Dear students, myself Dr. Deepti Srivastava, Associate Professor, Government Dungar College, Bikaner. Today we will discuss on respiration in aquatic insects. Aquatic insects also need oxygen. They are equipped with a variety of adaptations that allow them to carry a supply of oxygen with them underwater or to acquire it directly from their environment. एक्वेटिक इंसेक्ट्स को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इनमें कई अडेप्टेशंस होते हैं जिसके कारण जब वो पानी के अंदर होते हैं तो उन्हें आसानी से ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है या ये अपने एनवायरनमेंट से डायरेक्टली ऑक्सीजन को लेते हैं। Aquatic respiratory organs. First, cuticle. Many aquatic species have a relatively thin integument that is permeable to oxygen and carbon dioxide. Diffusion of gases through this body wall, known as cuticular respiration, may be sufficient to meet the metabolic demands of small inactive insects, especially those living in cold, fast moving streams when there is plenty of dissolved oxygen. Larger insects, more active ones, or those living in less oxygenated water may need to rely on other adaptations to supplement cuticular respiration. कई एक्वेटिक इंसेक्ट्स में इंटेगुमेंट रिलेटिवली थिन होती है जिसके कारण से ये ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए परमिएबल होती है। इनके बॉडी वॉल से गैसेस का डिफ्यूज़न आसानी से होता है और जिसके कारण इन छोटे इनएक्टिव इंसेक्ट्स में मेटाबॉलिक डिमांड पूरी हो जाती है। ऐसे इंसेक्ट्स जो कि कोल्ड वाटर में, फास्ट मूविंग स्ट्रीम्स में रहते हैं जहाँ पर डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर होती है, वहाँ पर क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन होता है। लेकिन लार्जर इंसेक्ट्स में जो कि अधिक एक्टिव होते हैं तथा जो ऐसे वाटर में रहते हैं जहाँ पर कंपैरेटिवली लेस ऑक्सीजन हो, वहाँ पर उनकी मेटाबॉलिक डिमांड पूरी करने के लिए केवल क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन से काम नहीं चलता, वहाँ उन इंसेक्ट्स में दूसरे अडेप्टेशंस भी पाए जाते हैं। बायोलॉजिकल गिल्स. A biological gill is an organ that allows dissolved oxygen from the water to pass by diffusion into an organism's body. In insects, gills are usually outgrowths of the tracheal system. They are covered by a thin layer of cuticle that is permeable to both oxygen and carbon dioxide. कई इंसेक्ट्स में तथा उनकी लार्वल फॉर्म्स में बायोलॉजिकल गिल्स पाए जाते हैं। बायोलॉजिकल गिल डिज़ोल्व ऑक्सीजन को वाटर से शरीर के अंदर आने के लिए आने में मदद करते हैं। ये गैसेस का आदान प्रदान डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। इंसेक्ट्स में ये गिल्स यूजुअली ट्रैकियल सिस्टम की आउटग्रोथ्स होती हैं। ये गिल्स क्यूटिकल की थिन लेयर से कवर्ड रहते हैं तथा ये ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के लिए परमिएबल होते हैं। इन मे फ्लाइज एंड डेमसेल फ्लाइज द गिल्स आर लीफ लाइक इन शेप and located on the sides or rear of the abdomen.
Fanning movements of the gills keep them in contact with a constant supply of fresh water. Stoneflies and caddisflies have filamentous gills on the thorax or abdomen. Dragonflies differ from other aquatic insects by having internal gills associated with the rectum. Water is circulated in and out of the anus by muscular contractions of the abdomen. This rectal gill mechanism doubles as a jet propulsion system. A sudden powerful contraction of the abdomen will expel a jet of water and thrust the insect forward, a quick way to escape from predators. Mayflies और डैमसेल फ्लाइज में गिल्स लीफ लाइक होते हैं और ये एब्डोमेन की साइड्स में लोकेटेड होते हैं। इन गिल्स में लगातार मूवमेंट होता रहता है। जिस तरह से फैन में मूवमेंट होता है उसी तरह से इनमें भी लगातार मूवमेंट होता है, जिसके कारण से ये फ्रेश वाटर की लगातार कांटेक्ट में रहते हैं और इस फ्रेश वाटर से लगातार उनको ऑक्सीजन मिलती रहती है। स्टोन फ्लाइज और कैडिस फ्लाइज में फिलामेंटस गिल्स होते हैं जो कि उनके थॉरेक्स या एब्डोमेन में उपस्थित हो सकते हैं। ड्रैगन फ्लाइज दूसरे एक्वेटिक इंसेक्ट से भिन्न होते हैं। यहाँ पर उनमें इंटरनल गिल्स होते हैं जो कि उनके रेक्टम से एसोसिएटेड रहते हैं। यहाँ पर वाटर एब्डोमेन के मस्कुलर मूवमेंट के कारण लगातार एनस के द्वारा बाहर निकलता रहता है। ये रेक्टल गिल मैकेनिज्म कहलाता है, जिसके कारण से जब एब्डोमेन अचानक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जल की धारा एकदम से शरीर से बाहर निकलती है। तो यहाँ पर ये रेक्टल गिल्स रेस्पिरेशन के साथ साथ इनके मूवमेंट में भी मदद करते हैं। जैसे ही जल की धारा एक फोर्स के साथ एनस से बाहर निकलती है तो इंसेक्ट आगे की तरफ मूव करता है। तो इस तरह से एकदम से आगे की तरफ मूव करता है और अपने आप को शत्रुओं से बचाता है। ब्रीदिंग ट्यूब्स। Although many aquatic insects live underwater, they get air straight from the surface through hollow breathing tubes, sometimes called siphons, that work on the same principle as a diver's snorkel. Aquatic insects वैसे तो पानी के अंदर रहते हैं, लेकिन ये पानी की सतह पर आकर ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं या उनमें जब ब्रीदिंग की क्रिया होती है तो वो सरफेस पर आते हैं। ये यहाँ इस समय ये अपनी हॉलो ब्रीदिंग ट्यूब्स का यूज़ करते हैं। इनको कई बार साइफन्स भी कहा जाता है। तो ये ट्यूब्स इनको एटमॉस्फेयर से सीधे ऑक्सीजन लेने में मदद करती हैं। ये ट्यूब्स उसी प्रिंसिपल पर उनका जो कार्य करने का जो मैकेनिज्म है वो उसी प्रिंसिपल पर आधारित है, जैसे कि गोताखोरों में स्नॉर्कल सिस्टम काम करता है। गोताखोरों में आप लोगों ने देखा होगा जो समुद्र में डाइव करते हैं, उनमें मुंह पर एक मास्क लगा रहता है और एक ट्यूब होती है जिससे कि उनको ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। तो इसी तरह से ये हॉलो ब्रीदिंग ट्यूब्स या साइफन्स भी उसी तरह से काम करते हैं। इन मॉस्किटो लार्वी फॉर एग्जाम्पल द साइफन ट्यूब इज एन एक्सटेंशन ऑफ द पोस्टीरियर स्पाइरेकल्स। An opening at the end of the siphon is guarded by a ring of closely spaced hairs with a waterproof coating. At the air-water interface, these hairs break the surface tension of the water and maintain an open
airway. When the insect dives, water pressure pushes the hairs close together so they seal off the opening and keep water out. Water scorpions, Hemiptera nepidi, and rat-tailed maggots, larvae of a syrphid fly, are two more examples of aquatic insects that have snorkel-like breathing tubes. इन साइफन्स की के सिरे पर कई पास पास स्थित हेयर्स होते हैं जिनमें वाटरप्रूफ कोटिंग होती है। ये हेयर्स एयर के अंदर आने या बाहर जाने के मैकेनिज्म को रेगुलेट करती है। ये इस ओपनिंग को एक तरह से सील कर देते हैं। वाटर प्रेशर के कारण हेयर्स एक दूसरे के बिल्कुल समीप आते हैं और वो ओपनिंग बंद हो जाती है। लेकिन जब ये सरफेस टेंशन जो है वो ब्रेक होता है तब उस समय ये खुल जाते हैं। तो इस तरह से ये हेयर्स इनकी ओपनिंग को मेंटेन करते हैं। Many aquatic plants maintain their buoyancy by storing oxygen, a waste product of photosynthesis, in special vacuoles. A few insects, example larvae of Mansonia species mosquitoes, insert their breathing tubes into these air stores and obtain a rich supply of oxygen without ever swimming to the surface of the water. कई एक्वेटिक प्लांट्स में ऑक्सीजन स्टोर करने के लिए स्पेशल वैक्यूल्स होती हैं। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि मॉस्किटो लार्वी मैंसोनिया स्पीसीज़ के, ये अपनी ब्रीदिंग ट्यूब्स को इन एयर स्टोर्स में इंसर्ट कर देते हैं और इस प्रकार बिना वाटर की सरफेस पर आए वो उन एयर स्पेस से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। एयर बबल्स, सम एक्वेटिक इंसेक्ट्स that is diving beetles for example carry a bubble of air with them whenever they dive beneath the water surface. This bubble may be held under the elytra or it may be trapped against the body by specialized hairs. The bubble usually covers one or more spiracles, so the insects can breathe air from the bubble while submerged. कुछ एक्वेटिक इंसेक्ट्स में बबल्स को कैरी करने की क्षमता होती है जिसके कारण से वो वाटर सरफेस के अंदर जब भी डाइव करते हैं तो उनको उस एयर बबल से आसानी से ऑक्सीजन मिल जाती है। ये बबल इनके इलिट्रा के नीचे भी हो सकते हैं या इनकी बॉडी हेयर्स, कुछ स्पेशलाइज्ड हेयर्स उनके अगेंस्ट भी हो सकते हैं। ये बबल्स अधिकतर एक या अधिक स्पाइरेकल्स को कवर कर लेते हैं। तो इस प्रकार जब इंसेक्ट्स पानी के अंदर होते हैं तो ये इन बबल से एयर को प्राप्त करके ब्रीदिंग कर लेते हैं। Air bubble provides an insect with only a short-term supply of oxygen, but thanks to its unique physical properties, a bubble will also collect some of the oxygen molecules dissolved in the surrounding water. In effect, the bubble acts as a physical gill, replenishing its supply of oxygen through the physics of passive diffusion. The larger the surface area of the bubble,
the more efficiently this system works. An insect can remain underwater as long as the volume of oxygen diffusing into the bubble is greater than or equal to the volume of oxygen consumed by the insect. Unfortunately, the size of the bubble shrinks over time as nitrogen slowly diffuses out into the water. When the bubble surface area decreases, its rate of gas exchange also decreases. Eventually, the bubble becomes too small to keep up with metabolic demands, and the insect must renew the entire bubble by returning to the water's surface. Plastrons. A plastron is a special array of rigid, closely spaced hydrophobic hairs (CT) that create an airspace next to the body. Air trapped within a plastron operates as a physical gill, just like air in a bubble, but this airspace cannot shrink in volume because the fortress of CT prevents encroachment of surrounding water. When the insect consumes oxygen, it creates a partial pressure deficit inside the plastron. This deficit is corrected by dissolved oxygen that diffuses in from the water. As nitrogen gradually diffuses out of the bubble, it creates a similar partial pressure deficit, but there is very little dissolved nitrogen present in water. So, some of the nitrogen partial pressures deficit is corrected by oxygen. In effect, the plastron trades some of the nitrogen for oxygen, keeping a constant volume of gas that may slowly become enriched with oxygen. The constant volume of a plastron air supply eliminates the periodic need to surface and replenish the bubble. Insects that remain permanently submerged, example rifle beetles, family Elmidae, or lack the ability to reach the surface, example eggs of floodwater mosquitoes, are likely to have plastrons. These structures are often visible underwater as thin silvery films of air covering parts of the body surface. Hemoglobin. Hemoglobin is a respiratory pigment that facilitates the capture of oxygen molecules. It is an essential component of all human red blood cells, but it occurs only rarely in insects, most notably in the larvae of certain midges, family Chironomidae, known as bloodworms. These distinctive red worms usually live in the muddy depths of ponds or streams where dissolved oxygen may be in short supply. Under normal, that is aerobic conditions, hemoglobin molecules in the blood bind and hold a reserve supply of oxygen. Whenever conditions become anaerobic, the oxygen is slowly released by the hemoglobin for use by the cells and tissues of the body. This backup supply may only last a few minutes, but it is usually large enough for the insect to move into more oxygenated water. जैसा कि हम जानते हैं, हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करने का काम करता है। ये ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स का एक इसेंशियल कंपोनेंट है, लेकिन इंसेक्ट्स में यह बहुत कम पाया जाता है। अधिकतर कुछ मिजेस जैसे फैमिली कायरोनोमिडी के लार्वी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिनको ब्लड वर्म्स भी बोलते हैं। ये वर्म्स अधिकतर
पॉन्ड्स या स्ट्रीम्स के गहराई में उनके मडी बॉटम में रहते हैं, जहाँ पर डिज़ोल्व ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम होती है। जब नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, यानी कि जब ऑक्सीजन ठीक मात्रा में होती है, एरोबिक कंडीशंस जब होती हैं, तब हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन की एक रिजर्व सप्लाई को अपने में बांध लेते हैं, अपने साथ बाइंड कर लेते हैं। जब कंडीशंस एनारोबिक होती हैं, यानी जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, उस समय हीमोग्लोबिन से बंधी हुई ये ऑक्सीजन इन इंसेक्ट्स की सेल्स और टिश्यूज़ में उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए काम आती है। तो इस तरह से ऑक्सीजन की बैकअप सप्लाई शरीर के विभिन्न पार्ट्स को मिलती है। ये केवल कुछ मिनट्स के लिए ही होता है, लेकिन ये समय इन इंसेक्ट्स के लिए इतना एनफ होता है, काफ़ी होता है कि वो अपने आप को अधिक ऑक्सीजनेटेड वाटर की तरफ ले जाएं। तो जब एनारोबिक कंडीशन हुई तो उस समय हीमोग्लोबिन से बाइंड हुई हुई ऑक्सीजन इन इंसेक्ट्स के काम में आ जाती है, और इतने ही कम समय में ये इंसेक्ट अपने आप को मूव करके या स्विम करके ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर कि सफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई हो। तो इस तरह से आज हमने एक्वेटिक इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा। थैंक यू।